हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। जो आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, जो कि 26/4/2021 की है। अब जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी कहा हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्टार्टिंग और लास्ट में मेरा लेक्चर देख सकते हैं। तो मेरा फोकस जो पूरी सीरीज़ में ये रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा डेटा ना दिया जाए। जो भी इम्पोर्टेंट डेटा हो वही आपको दिया जाए। आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे लाइव सेशंस मिल जाएंगे जिसमें आपके न्यूज़पेपर्स को डिस्कस किया गया है, जैसे हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को। लेकिन इतना डिटेल में और इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने इसमें इस स्लाइड शो में रख रखा है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर आमतौर पे क्या होता है, 1 घंटे आपको हिंदू पढ़ने में लगता है, फिर इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ेंगे तो 1.5 घंटे आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और उसके पीछे का बेसिक्स जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है आपका टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मेरा। जैसे कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आई हैव क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यूज 3 times। ठीक है, एंड अटेम्प्टेड मेंस 5 times, एंड दीज आर माय अदर देन सीएसई अचीवमेंट्स। ठीक है, तो ये और मुझे 9 years का एक्सपीरियंस भी है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में 2 एक्सरसाइजेज दी थी। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि वो 2 एक्सरसाइजेज कौन सी थी। तो फर्स्ट इज INDC ऑफ इंडिया। व्हाट इज INDC? व्हाट इज दिस INDC? INDC ऑफ इंडिया। INDC क्या चीज है, ये न्यूज में क्यों है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले जानना ये जरूरी है। तो INDC हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी यूएस के साथ हमारा पैक्ट हुआ है और यूएस वापस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में आ गया है। उसने कुछ अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए हुए हैं कि हम इतना एमिशन कम करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके राज्य में इन्होंने अपने आप को बैकआउट कर लिया था, यूएस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस से बैकआउट कर गया था, लेकिन वापस ये यूएस आ गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई है। अब इंडिया के INDC इंपॉर्टेंट है, यूएस के INDC इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया के INDC क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं आप देख लीजिए। टू रिड्यूस द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ द GDP बाय अबाउट अ थर्ड। ठीक है, जो भी हम एमिशन कर रहे हैं हम उसको बाय थर्ड रिड्यूस कर देंगे बाय 2030। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2030। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, अ टोटल ऑफ 40% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। मतलब ये होगा कि हम जो भी अब एनर्जी जनरेशन करेंगे उसका 40% पार्ट हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टारगेट इज इंडिया ऑल्सो प्रॉमिस्ड एन एडिशनल कार्बन सिंक, a means to absorb carbon dioxide from the atmosphere of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent through additional forest and tree cover। मतलब क्या है कि जैसे ही ये फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं, आप सभी को पता होगा कि वो क्या होता है, एनवायरमेंट जाकर CO2 फैलाता है। ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। अब उसको कम करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म्स होते हैं फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ाना। ठीक है, तो इंडिया ने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे थ्रू ग्रोइंग मोर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ठीक है, इसको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि किस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, सीक्वेस्ट्रेशन किस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है हम उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी हमें प्रोसेस है जिसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उसको हम खींच करके हटा सकते हैं। ठीक है, एक और बहुत अच्छा टारगेट इन्होंने रखा हुआ है, सेट अ टारगेट ऑफ 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 450 गीगावाट्स का है। ठीक है, ओके, तो दीज आर इंपॉर्टेंट टारगेट्स विच यू मस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट आप लोग देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे एक्सरसाइज बोला था, एक्सरसाइज देखिए जरूर करिए, क्योंकि एक्सरसाइज क्या होगा, एक वन वे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, या बहुत सारे लेक्चर्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे खोलेंगे बहुत सारे लेक्चर्स हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं मेरे लेक्चर देखने की, किसी और के लेक्चर देखने की। ठीक है,
अगर आपको खुद नहीं समझ में आता है, आप खुद एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो किसी के पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। प्लीज डू द एक्सरसाइजेस, प्लीज डू द एक्सरसाइज विच आई गिव यू एट द एंड ऑफ द सेशन। तो लेट्स सी लिक्विड ऑक्सीजन। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि कोविड पेशेंट्स को इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। क्या होता है, मैंने कहा था आपसे यूजेस पढ़ने के लिए, तो इसका यूज़ कई फील्ड्स में है। पहला क्या है, इंडस्ट्रियल गैस, इट इज़ यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल गैस, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होती है इंडस्ट्री में, फॉर मेटल कटिंग, वेल्डिंग, स्कार्फिंग, हार्डनिंग, क्लीनिंग एंड मेल्टिंग। अब आप देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूपीएससी में पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जैसे इन्होंने किसी गैस को ले लिया, उसका यूज़ पूछ लिया, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का पूछ लिया कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, फोन्स में यूज़ होते हैं, टायर्स में यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट बन सकता है कि लिक्विड ऑक्सीजन हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना है, मेटल कटिंग, वेल्डिंग, स्कार्फिंग, हार्डनिंग, क्लीनिंग एंड मेल्टिंग, ठीक है। ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल यूज। दूसरा मेडिकल पर्पसेस, ये हम सबको पता है, आजकल न्यूज़ में है कि मेडिकल पर्पसेस में लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ है, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्सीजन फाउंड नेचुरली इन एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन अ क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट में हम ऑक्सीजन को डिस्टिल कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कोई गैस ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि सबका अलग अलग वेट होगा। आपको पता है, केमिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी कि एटॉमिक वेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ठीक है। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उन्हीं वेट्स को या प्रॉपर्टीज क्योंकि अलग अलग होती हैं, इसलिए हम इनको सेपरेट आउट कर पाते हैं। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। यूजिंग दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द गैसेस वी आर एबल टू सेपरेट देम आउट, ठीक है, ओके। इन क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन, क्रायोजेनिक मतलब इट्स अ वेरी लो टेम्परेचर चेम्बर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि ये सब आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। और ऑक्सीजन को हम कैसे करते हैं, स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड फॉर्म। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बोला था फाइंड आउट करने के लिए, स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये दो वो क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था करने के लिए, ठीक है। जिसने किया होगा उसको फायदा भी होगा क्योंकि उसको समझ में आएगा, उसको क्लैरिटी होगी, ठीक है। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग एक्सरसाइज जरूर करें। नेक्स्ट, अब ये टॉपिक जो है न्यूज़पेपर में आज हिंदू में था, बहुत से छोटा सा टॉपिक था। उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज में जो वैकेंसी है उसको फिलअप किया जाए, ठीक है। अब देखिए न्यूज़ में तो ये आ गया कि फिलअप किया जाए, लेकिन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कितनी वैकेंसी है, क्या है, कितने लोग हैं, किसने बोला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सॉरी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि ये है क्या चीज़, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है क्या चीज़, और माइनॉरिटीज होते कौन है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, द टर्म माइनॉरिटी जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। सिर्फ माइनॉरिटी वर्ड बोला गया है। कहाँ बोला गया है, आर्टिकल 30 में मेंशन्ड है, लेकिन इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया व्हाट इज माइनॉरिटी, ठीक है। लेकिन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने दो टाइप की माइनॉरिटीज बोला है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। डिस्क्राइब नहीं किया माइनॉरिटी, व्हाट इज अ माइनॉरिटी, कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है, सिर्फ वर्ड्स मेंशन किए हैं कि दो टाइप्स की माइनॉरिटीज होती हैं, एक होती है रिलीजियस, दूसरी होती है लिंग्विस्टिक, ठीक है। रिलीजियस मतलब रिलीजन के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के ऊपर, ठीक है। अब रिलीजियस माइनॉरिटीज इंडिया में कितनी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 6, ठीक है। कौन कौन सी, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, आपको याद होनी चाहिए सारी चीजें, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स और पारसीस। इसमें जो लेटेस्ट एडिशन है वो जैन्स है, ठीक है, ओके। लेटेस्ट एडिशन ये 2014 में आया था,
ये भी आपको याद होना चाहिए। मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और वेबसाइट्स की तरह या और कहीं की तरह नहीं कि बहुत सारा आपको डेटा दे दूंगा। तो इसलिए जो भी मैं बता रहा हूँ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है कि व्हाट कंप्राइजेस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। अब एनसीएम पे आ जाते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज क्या चीज़ क्या है ये। In 1992, with the enactment of NCM Act 1992, MC became a statutory body। देखिए, मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी किस टाइप की होती है, स्टैचुरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट्स अ स्टैचुरी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स और होते हैं चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के अलावा, ठीक है, ओके। एंड दीज विल बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे के सारे मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेट होते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पर्सन्स ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। अब मैं यहाँ पर एक हल्का सा पॉज लेके आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने कल मेरा लेक्चर देखा था, जिसने भी देखा था, मैंने वहाँ पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्कस किया था, ठीक है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और इसके बीच में आप डिफ्रेंशिएट करिए कि क्या क्या चीज़ें अलग हैं। वहाँ भी चेयरपर्सन होता था, यहाँ भी चेयरपर्सन है, ठीक है। वहाँ 2 से 6 मेंबर्स होते थे, यहाँ पर फिक्स्ड है 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। वहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज एम्पावर्ड, ठीक है, टू नॉमिनेट देयर, उधर भी था, ठीक है। लेकिन उधर क्या क्वालिफिकेशन थी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में कि ही कैन बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और ही कैन बी एलिजिबल फॉर जजमेंटशिप ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्सन ऑफ एमिनेंस है, एबिलिटी है, इंटीग्रिटी है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप इस टाइप की चीज़ें पढ़ें, जैसे एनसीएम पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट जरूर कर लें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ईच मेंबर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, एनसीएम करता क्या है? व्हाट डज द एनसीएम डू? इट इंश्योर्स दैट द प्राइम मिनिस्टर्स 15-point प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स 15-point प्रोग्राम, ये 15-point प्रोग्राम क्या होता है डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि इट इज अबाउट अपलिफ्ट ऑफ माइनॉरिटीज। कैसे अपलिफ्टमेंट करेंगे? बहुत कॉमन सेंसिकल, एजुकेशन, ठीक है, देयर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सोशल बेनिफिट्स, ठीक है, देयर सिक्योरिटी, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर ब्रॉड पॉइंट्स। फॉर डिटेल्स यू कैन रेफर टू सम any website where you can put in prime minister 15-point program, ठीक है, but that is not much required, it will never be asked in the examination कि what are 15-point program। आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, इट इज अबाउट अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। और इसका क्या काम होता है कि एक तो ये इम्प्लीमेंट करता है 15-point प्रोग्राम को, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए वो ये है कि इट कैन इन्वेस्टिगेट ऑल्सो मैटर्स ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड राइट्स, ठीक है। जहां भी माइनॉरिटीज इन्वॉल्व होंगी वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है, ठीक है, एज अ सिविल कोर्ट, इट कैन इन्वेस्टिगेट एज अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की तरह इन्वेस्टिगेट करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इट कैन कॉल द विटनेसेस इन द कोर्ट, ठीक है, आस्क देम द क्वेश्चन एंड नोट डाउन देम, ठीक है। उसके पास पावर होती है कि किसी को भी कॉल करके उससे पूछताछ कर सकता है, ठीक है। लेकिन बुरी बात क्या है? इट कैन नॉट टेक एनी प्यूनिटिव एक्शन ऑन इट्स ओन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एनसीएम को पावर इन्वेस्टिगेशन की दी हुई है लेकिन एक्शन लेने की पावर नहीं दी हुई। इट कैन ओनली रेकमेंड, किसको रेकमेंड? इट कैन ओनली रेकमेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, खुद से एक्शन नहीं ले सकता है, ओके। इस तरह का मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई एनसीएम इज अ टूथलेस बॉडी, डिस्कस। अब आप इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो ये है कि इट कैन नॉट टेक एनी प्यूनिटिव एक्शन ऑन इट्स ओन, ऑल्सो इट डजंट हैव एनी डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ इट्स ओन, ठीक है। इसी के अराउंड जो है आपका आंसर रिवॉल्व करता है कि क्योंकि इसके पास प्यूनिटिव एक्शन की पावर नहीं है, इसके पास खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, इसलिए इट्स अ टूथलेस बॉडी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
एक न्यूज़ में आज हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में भी था, सीरियन क्राइसिस, ठीक है? न्यूज़ कुछ-कुछ थी। आई एम नॉट गोइंग इनटू द न्यूज़ बिकॉज़ न्यूज़ इज़ एवर चेंजिंग एंड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन दे विल नेवर आस्क यू अबाउट द न्यूज़, ठीक है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन in today's time in Syria. They will never ask such questions. ठीक है? तो हमें ये जानने की ज़रूरत है व्हाट इज़ सीरियन क्राइसिस, क्या है सीरियन क्राइसिस, ठीक है? और करंट स्टेटस थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि क्या है करंट स्टेटस। अब मैं आपको बताऊँ, किसी भी अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे और हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल का देखेंगे, कोई भी जो वीडियो होगा, आपको उसमें बतेरी इन्फॉर्मेशन बता देंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीरियन क्राइसिस के बारे में बता देंगे, ठीक है? उसका कोई यूज़ नहीं है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है? हमें सिर्फ ये जानना है कि इससे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें हर जगह जाकर के नॉलेज नहीं अपना क्रिएट करना है, ठीक है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं, ज्योग्राफिकल, ठीक है? और दूसरा कि ये क्राइसिस है क्या एंड व्हाट एक्टर्स आर देयर, व्हाट एक्टर्स, ठीक है? तो ज्योग्राफिकल में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, उन्होंने क्या पूछा था कि गोलन हाइट्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द कंट्रीज, ठीक है? 3-4 ऑप्शन दे दिए, इजराइल, सीरिया, लेबनान, दीज कंट्रीज दे हैव गिवन एज ऑप्शन, ठीक है? अब ये आंसर कौन कर पाया होगा, जो कि सीरियन क्राइसिस को जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसमें वहां पर क्या होता कि गोलन हाइट्स के बारे में कोई न्यूज थी, तो उससे पता लग रहा था कि गोलन हाइट इज देयर इन दिस कंट्री, ठीक है? ओके, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें सीरियन क्राइसिस के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ठीक है? दूसरा, व्हाट एक्टर्स एंड व्हाट इज द क्राइसिस, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। क्या हुआ था 2011 में, अपराइजिंग्स इन तुनीसिया एंड इजिप्ट गिव होप टू सीरियन प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। उससे पहले क्या होता, सीरिया से पहले कहाँ कहाँ हुआ था, तुनीसिया और इजिप्ट, ये आपको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं अरब स्प्रिंग, इसको हम अरब स्प्रिंग भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी आ जाए व्हाट इज अरब स्प्रिंग, तो यू शुड बी एबल टू टेल कि तुनीसिया, इजिप्ट में अपराइजिंग हुई थी, सिविल वॉर हुआ था, उसको बोलते हैं अरब स्प्रिंग। ऑन सेम लाइन सीरिया में भी ऐसे ही शुरू हुआ, ठीक है? Syrian government led by President Bashar al-Assad responded to the protest by killing hundreds of demonstrators, ठीक है? मतलब ये प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो थे, इन्होंने शुरू किया एक्टिविज्म, तो इसको दबाने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे ऑटोक्रेटिक थे, उन्होंने इसको दबाया, ठीक है? अब दबाया तो क्या हुआ कि देयर वर 2 फैक्शंस, 2 फैक्शन बन गए, एक हो गई गवर्नमेंट और एक हो गई एंटी गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट को कई सारे इंटरनेशनल जो हैं दूसरे कंट्री सपोर्ट करने लगे, उसी तरह एंटी गवर्नमेंट को भी कई सारे इंटरनेशनल बॉडीज, ठीक है, और कंट्री सपोर्ट करने लगी, ठीक है? यहाँ पर एक मैंने दे रखा है, सीरिया को किसने सपोर्ट किया, ईरान और रशिया, मतलब सीरिया को मतलब गवर्नमेंट को, सीरियन गवर्नमेंट को ईरान और रशिया ने सपोर्ट किया, और एंटी गवर्नमेंट को सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूएस ने किया। आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो तीनों कंट्रीज हैं, ठीक है, और ये कंट्रीज, ठीक है, हमेशा एंटी रहती हैं, ओके? तो यू कैन सी इट एज 2 फ्रंट्स, ठीक है? ये तो हो गए आपके कंट्रीज। अब इसके अलावा जो अदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर का क्या मतलब हुआ कि जो रिकॉग्नाइज नेशनैलिटी नहीं है, जैसे ईरान इज अ कंट्री, रशिया इज अ कंट्री, बट, ठीक है, ये टर्की भी यहां पर आएगा, बट कुर्ड्स, आईएस इज नॉट अ कंट्री, ठीक है? दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स, टर्की है, टर्की यहां पर आएगा, ठीक है? अब क्या है कि कुर्द और आईएसएस का क्या रोल है? अब जब भी सिविल वॉर होता है तो कई सारे बंदे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो आईएस इज अ टेररिस्ट बॉडी, दिस आईएस इज अ टेररिस्ट बॉडी, ठीक है? इस पे एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था आईएस पे, डायरेक्ट आईएस का नाम नहीं लिया था जहां तक मुझे ध्यान है, लेकिन उन्होंने ये पूछा था कि हाउ दीज टेररिस्ट एजेंसीज आर रिक्रूटिंग द इनोसेंट पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड व्हाट मेजर्स कैन इंडिया टेक इन ऑर्डर टू कम्बैट सच रिक्रूटमेंट्स, ठीक है? तो
तो आईएसआईएस क्या कर रहा है, रिक्रूट करता है, इंडिया से लोगों को रिक्रूट कर रहा है, ठीक है, ब्रेन वॉश कर रहा है। तो कैसे हम उस चीज़ को रोकेंगे, ये मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो अब टॉपिक से हट के नहीं बात करेंगे, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आईएसआईएस और कुर्द। कुर्द का क्या रोल है, देखिए टर्की एक कंट्री है, सभी को पता है, ईस्ट यूरोपियन कंट्री है टर्की, ठीक है, मुस्लिम कंट्री है। टर्की के अंदर कुर्द्स होते थे, ठीक है। ये टर्की जो है कुर्द्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती, ठीक है, वो कहती कुर्द कुछ नहीं होता, टर्की इज वन कंट्री वन नेशन, कुर्द डजंट होल्ड एनी रेलेवेंस, ठीक है। अब लेकिन कुर्द जो है वो अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो उन्होंने कुर्द ने क्या किया कि यूएस का के संग कोलैबोरेट करके अगेंस्ट आईएसआईएस जो है इन लोगों ने किया, ठीक है। या कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है इन्होंने कुर्द्स ने स्टैंड लिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, और आईएसआईएस के अगेंस्ट भी, ओके। तो टर्की जो है टर्की का खुद से सीरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन क्योंकि कुर्द्स जो है सीरियन वॉर में इन्वॉल्व है, इसलिए टर्की का इंटरेस्ट है। तो इसलिए ये जो एक वॉर है खिचड़ी है बेसिकली, ठीक है, इसमें कोई दो फैक्शंस नहीं है बल्कि मल्टीपल फैक्शंस हैं, सब अपना इंटरेस्ट इसमें खोज रहे हैं, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दीज एक्टर्स एंड हु आर प्लेइंग ऑन विच साइड, ठीक है। कुर्द्स का आपको पता लग गया, कुर्द इज प्लेइंग ऑन द साइड ऑफ एंटी गवर्नमेंट एंड विद यूएस, इजराइल एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। आईएसआईएस जो है वो किसी की तरफ भी नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ है ना एंटी गवर्नमेंट की तरफ है। दिस इज अ टेररिस्ट बॉडी, दिस इज अ टेररिस्ट बॉडी, ठीक है, ओके। आपसे मैं एक एक्सरसाइज थोड़ा सा चाहता हूं कि आप जो जाके नॉन स्टेट एक्टर्स को पढ़ें कि व्हाट आर नॉन स्टेट एक्टर्स, प्लीज डू इट, व्हाट आर नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, क्योंकि ये मेंस के लिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कोविड के टाइम पे एक पिछले साल हम लोगों ने एक पीएम केयर्स फंड बनाया था, ठीक है। हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड तो सबको पता है, ठीक है, जब भी कोई कैलामिटी होती, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसमें डोनेशन डालते हैं पीएम रिलीफ फंड में और वहीं से रिलीज होता है फंड, ठीक है। लेकिन व्हाट इज दिस पीएम केयर्स फंड, व्हाट वाज द नीड ऑफ मेकिंग दिस पीएम केयर्स फंड, ठीक है। हम ये जान लेते हैं कि है क्या चीज। इसका फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, ठीक है। और ये जो है कोविड-19 के टाइम पे बनाया गया है फंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फंड है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस फंड, ठीक है, 1 2 3 4 लाइक दिस। तो फंड इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन, ठीक है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन है। अदर मेंबर्स इंक्लूड डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये पॉइंट शायद रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इस फंड की खास बात क्या है जिसकी वजह से न्यूज में था, ये पीएम केयर्स फंड इज ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर नॉट कैग, ठीक है, और इसको आरटीआई के अंडर में भी इन्होंने नहीं आने दिया, जबकि क्या हो रहा है कि इट इज अबाउट पब्लिक मनी, पब्लिक इज गिविंग मनी फॉर दिस फंड, even after that it is outside the purview of RTI and it is outside the purview of CAG also, that is very very surprising, ठीक है, that's why it was in news, ठीक है। बट लेकिन बहुत ज्यादा शोर शराबा होने के बाद इन्होंने क्या किया, इट कैन बी ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओके। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जो एक अच्छी चीज की है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इसको हम CSR में लेते हैं, मतलब अगर कोई कंपनी इस फंड में पैसा डालती है तो हम मान के चलते हैं कि इट हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स CSR। व्हाट इज CSR, व्हाट इज CSR सोशल एक्टिविटीज, जो कंपनीज हैं उनको माना गया है कि क्योंकि वो इंडिया में काम कर रही हैं, दे हैव सम सोशल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, इसलिए उनको सोशल इश्यूज के लिए जो वो पैसा खर्च करती है, जैसे स्कूल खोल दिया, बच्चों को फ्री बुक्स प्रोवाइड कर दी, इसको बोलते हैं CSR एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये आया कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
Under the Companies Act 2013, Companies Act 2013, please remember this 2013, पहला Companies Act 1956 में था, 2013 में है, ठीक है। Companies having minimum net worth of rupees 500 crores or turnover of 1000 crores or net profit of 5 crores are required to spend at least 2%. Please note this, 2% of the average profit for the previous 3 years on CSR activities every year, ठीक है। उनको CSR activities में खर्च करना होगा कितना, 2% of their average profit which they have earned in the last 3 years, ठीक है। तो PM केयर्स फंड जो है RTI और कैग के बाहर तो है, लेकिन CSR के अंदर आता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस फंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग ये काम कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन PM रिलीफ फंड एंड केयर्स फंड, ठीक है। प्लीज डू दीज एक्सरसाइज एज आई टेलिंग यू, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज just reading, one way reading will not help you, you have to put in your effort as well, ठीक है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप उसको एक बार पढ़ें। नेक्स्ट, एक इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज है ये, दिस वाज इन द इंडियन एक्सप्रेस टुडे, ठीक है। अब आप मेरा पहले अप्रोच देखिए कि मैं आपको उसमें इन फॉरेस्ट फायर्स के बारे में नहीं दिया हुआ है कि व्हाट इज फॉरेस्ट फायर और कहाँ कहाँ लग गई फॉरेस्ट फायर और क्या कॉजेस हैं, दीज थिंग्स हैव नॉट बीन गिवन इन दैट आर्टिकल। व्हाट हैज बीन गिवन कि देयर इन नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, ठीक है, उसमें फॉरेस्ट फायर जो है आपकी अभी लगी है, ठीक है। नाउ दिस फॉरेस्ट फायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस फॉरेस्ट फायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस एंड इवन इन द प्रीलिम्स, ठीक है। इन द प्रीलिम्स एनवायरमेंट में आता है ये, और मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है और क्या बेटर मैं कर सकता हूँ, ये जो मैं स्लाइड्स बना रहा हूँ इनमें और क्या बेटर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है पीछे की चीज़ों में कि डिजास्टर मेंस का आपको सिलेबस नहीं पता या प्रीलिम्स का आपको सिलेबस नहीं पता, तो भी आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अप्रैल टू मई इज द सीजन व्हेन फॉरेस्ट फायर्स टेक्स प्लेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब अप्रैल और मई जो गर्मी का सीजन शुरू होता है, दैट इज द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ द सीजन, ठीक है। फॉरेस्ट फायर से पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ फॉरेस्ट और व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट इन आवर कंट्री। तो एज ऑफ 2019 स्टेट इंडिया ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, स्टेट इंडिया ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाय हुम, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये याद होना चाहिए आपको कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने बताया कि 21.67% ऑफ द कंट्रीज ज्योग्राफिकल एरिया इज आइडेंटिफाइड एज अ फॉरेस्ट, ठीक है, 21.67%, दिस फिगर यू शुड रिमेंबर। और दूसरी चीज आपको क्या रिमेंबर करनी है कि दिस फॉरेस्ट एंड कवर्स हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। ये मैं आप स्लाइड्स में नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दिस फॉरेस्ट एंड कवर हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। ऑप्शन में अगर डिक्रीज आए तो नहीं, वो करेक्ट नहीं है, दिस हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं, व्हाट कॉजेस फॉरेस्ट फायर्स, क्या फॉरेस्ट फायर आती कैसे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मेजर रीजन है, ये मेंस के क्वेश्चन के लिए भी है, प्रीलिम्स के लिए भी है, इट इज ट्रिगर्ड मेनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेजर पार्ट ऑफ which causes these forest fires, ठीक है। Fires of longer duration, increasing intensity, higher frequency and highly inflammable nature are all being linked to climate change. दूसरा कॉज क्या है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सबसे ज्यादा फायर्स मार्च और अप्रैल में क्यों होती है, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि ये जो हरित कृषि है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये वेस्टर्न यूपी में और हरियाणा पंजाब में क्यों आया, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में क्यों नहीं आया था, पहले वेस्टर्न साइड में क्यों आया। तो इसी तरह से यहाँ पर उसी लाइन से हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर जो है मार्च और अप्रैल में ही क्यों होती है ज़्यादा, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है
ग्राउंड हैज़ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्राई वुड, क्योंकि ये सीज़न क्या होता है, पतझड़ का सीज़न होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रीनरी नहीं होती है, इसमें पत्ते झड़ते हैं। तो ग्राउंड हैज़ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्राई वुड, लॉग्स, डेड लीव्स, स्टम्प्स, ड्राई ग्रास एंड वीड्स दैट कैन मेक फॉरेस्ट ईजिली गो अप इन फ्लेम्स इफ देयर इज अ ट्री, ठीक है। तो क्योंकि पतझड़ का सीज़न होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ड्राई वुड, लॉग्स और वो सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी अगर चिंगारी लग गई है कैसे भी, वो फ्लेम्स हो जाएंगी, मतलब फॉरेस्ट फायर अच्छा खासा बन जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक्सट्रीम हीट, ड्राइनेस, ठीक है। अभी ये जो मार्च अप्रैल का सीज़न है, ये मानसून का सीज़न नहीं है, तो इस समय हीटनेस भी होती है और ड्राइनेस भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन इज क्रिएटेड बाय रबिंग ऑफ ब्रांचेस विद ईच अदर ऑल्सो हैव बीन नोन टू इनिशिएट फायर, ठीक है। ओके, समझ में आया कि हीट और ड्राइनेस होती है, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शंस होती हैं ब्रांचेस के बीच में, और उसकी वजह से फायर इनिशिएट होता है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। बहुत ज़्यादा ये उत्तराखंड में नोन है, ठीक है, उत्तराखंड में इसका बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये फॉरेस्ट फायर के बारे में होगा कि क्या कॉज करता है। इसमें मैं क्वेश्चन भी मैंने बनाया हुआ है जो आपको एट द एंड ऑफ द स्लाइड में दूंगा। ओके, मैंने आपको बताया था कि अभी अभी क्या है, पिछले स्लाइड्स में बताया था मैंने, या पिछले लेक्चर में बताया था कि यूएस ने वापस क्लाइमेट जो है टॉक्स ज्वाइन कर ली है, ठीक है। दिस इज अ बिग न्यूज़ बिकॉज यूएस इज अ बिग कंट्री, वी ऑल नो दैट, ठीक है। लेकिन हमको यूएस के बारे में नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि इंडिया के आईएनडीसीज क्या थे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड्स में डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इवन मेंस में भी आप इनको एज अ फिलर यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया तो यू कैन फिल दीज टू शो योर नॉलेज कि हाँ आपको नॉलेज है, ठीक है। तो क्या है, इंडिया रैंक्स थर्ड, इंडिया रैंक्स थर्ड बिहाइंड यूएस एंड चाइना। इसका मतलब यूएस इज द नंबर 1 एमिटर, चाइना इज द सेकेंड एमिटर एंड इंडिया इज रैंकिंग थर्ड, ठीक है। लेकिन इंडिया की रैंक थर्ड जरूर है, लेकिन इसकी पर कैपिटा CO2 एमिशन इज लेस देन 60% ऑफ द ग्लोबल एवरेज। आप देख सकते हैं कि 60% कम है CO2 एमिशन पर कैपिटा अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो वैसे तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, लेकिन पर कैपिटा की अगर हम बात करें तो बहुत कम है CO2 एमिशन, ठीक है। इसी वजह से इसी चीज को हम कोट करके हमेशा वॉलेंट्री टारगेट्स दे करके बच जाते हैं, कभी भी हमको लीगली बाइंडिंग जो है टारगेट्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई पर कैपिटा तो CO2 का एमिशन बहुत कम है हमारा, तो वाई वी शुड टेक अ लीगली बाइंडिंग targets. And if we have to take the legally binding task, then first the developed countries have to take responsibility. इसको बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्लाइड्स में भले ही मैंने न डाला हो, लेकिन इसमें लेक्चर में इंपॉर्टेंट है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ओके, अच्छा, और टारगेट क्या है, वर्ल्ड का क्या टारगेट है कि ग्लोबल वार्मिंग हमें क्या करनी है, 2% तक रखनी है, और अगर हो सके तो 1.5% भी हो जाए पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बढ़ाना है, एज दी प्राइवेट पेरिस एग्रीमेंट एनविसाजेस, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। ओके, अब ये जो मैंने CBDR की बात की थी वो यही है, थर्ड पॉइंट है आपका, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो चाइना है, इंडिया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो बोलते हैं हम भाई हम नहीं लेंगे इसको, हम वॉलेंट्री टारगेट्स रखेंगे, हम लीगली बाइंडिंग टारगेट्स नहीं रखेंगे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, सारे फसाद की जड़ जो है डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं से स्टार्ट हुआ था, आपको हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पता होगा, यूके से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फिर यूरोपियन कंट्रीज भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो बहुत सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कारण जो है वो है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, ठीक है। तो इसलिए CBDR का कॉन्सेप्ट आया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम लेंगे तो टारगेट्स, लेकिन वॉलेंट्री लेंगे, हम लीगली बाइंडिंग नहीं लेंगे, ठीक है। मेन प्रॉब्लम जो सारी कॉन्फ्रेंसेस में होती हैं वो हैं, और जो मुद्दा कभी सॉल्व नहीं हुआ, प्रोवाइड फंडिंग एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। डेवलप्ड कंट्रीज के पास पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स का मतलब है उनके पास टेक्नोलॉजी है, राइट्स ओवर टेक्नोलॉजी है उनके पास, लेकिन वो शेयर नहीं करती डेवलपिंग कंट्रीज से विदाउट मनी, ठीक है, मतलब फ्री में नहीं करती हैं।
तो इस वजह से क्या होता है कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कभी भी कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजीज को यूज ही नहीं कर पाती। ठीक है, दूसरा क्या रीजन है कि फंडिंग नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज के पास। इवन इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड के पास फंडिंग है लेकिन वो देती नहीं है। तो ये दो बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं मेंस के लिए, कि फंडिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट, ये न्यूज़पेपर की में से कुछ मैंने निकाला हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, एज सच किसी आर्टिकल में थे। आर्टिकल का नाम था आपका जुडिशियल फेडरलिज्म। ये आज जो है आपका हिंदू में आया था, जुडिशियल फेडरलिज्म। लेकिन हमें थोड़ा सा जानने की जरूरत है, व्हाट इज जुडिशियल फेडरलिज्म। जुडिशियल फेडरलिज्म में क्या होता है, जैसे आपके एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म होता है। फेडरलिज्म में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म में जैसे आपका सेंटर गवर्नमेंट हो गई, फिर स्टेट्स हो गई। ठीक है, दिस इज एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म। जुडिशियल फेडरलिज्म में क्या होता है कि इसी तरह से आपके सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट्स होती हैं, और हाई कोर्ट्स के अंडर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं और बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल फेडरलिज्म। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं, उसी आर्टिकल में थे जो इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए, जो आप कोट कर सकते हैं कहीं पर भी। राइट टू मेडिकल इमरजेंसी इज पार्ट ऑफ द सिटीजन फंडामेंटल राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आजकल कोविड में क्या हो रहा है कि बेड्स नहीं मिल रहे, प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई भी पर्सन जो है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकता है, साइटिंग राइट टू मेडिकल इमरजेंट मेडिकल ट्रीटमेंट एज हिज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है। और इसी चीज को कोर्ट करके हॉस्पिटल्स गए थे अभी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आप सभी लोगों को पता होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में गए थे सारे हॉस्पिटल्स, यही कोर्ट करके कि इट्स अ सिटीजन फंडामेंटल राइट। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही, तो कोर्ट ने फिर फटकार भी लगाई गवर्नमेंट को कि ऑक्सीजन को आप चाहे चोरी करिए, चाहे आप किसी से भीख मांगिए, चाहे कुछ भी करिए, ऑक्सीजन शुड कम टू द पीपल। ठीक है, क्योंकि इट्स अ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस जजमेंट में ये कहा गया था। परमन एंड कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। प्लीज 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 रिमेंबर ऑल दीज जजमेंट्स, इट विल मेक योर आंसर लुक वेरी गुड। ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट ऑर्डिनरी मार्क्स इन मेंस। इफ यू वांट टू गेट रियली गुड मार्क्स देन यू हैव टू कोट दीज जजमेंट्स। ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर आर्टिकल 139A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट डज हैव द पावर टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम द हाई कोर्ट्स टू इटसेल्फ इफ केसेस इन्वॉल्व द सेम क्वेश्चंस ऑफ लॉ। अच्छा, अब यहाँ पर जुडिशियल फेडरलिज्म की बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि अगर हाई कोर्ट्स में सिमिलर नेचर के कई सारे केसेस हैं, जैसे हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, सिमिलर केसेस हैं, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट की सारे केसेस वहां से अपनी तरफ ट्रांसफर कर लेगा अपनी ज्यूरिसडिक्शन में। ठीक है, और फिर उस पर सुनवाई करके उसका जो है वर्डिक्ट दे देगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 139A के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक है, अब इस आर्टिकल में बेसिकली यही चीज दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है। अनलेस कि हाई कोर्ट कोई गलत जजमेंट देता है या फिर इनएफिशिएंसी शो करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, ओके, तो दिस इज अगेंस्ट जुडिशियल फेडरलिज्म। ओके, ठीक है, कुछ और फैक्ट्स, इट इज दीज आर जस्ट द फैक्ट्स। अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल कम अंडर स्टेट लिस्ट। हेल्थ जो होता है और हॉस्पिटल जो होता है वो स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, एक बार मेरे से इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा था कि वेदर पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल कम अंडर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। मुझे नहीं पता था तो मैंने कॉन्करेंट लिस्ट कह दिया। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है इट इज अंडर स्टेट लिस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, और कभी आपको प्रीलिम्स में तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको शायद पॉलिटी क्लास में बताया भी होगा, कि हाई कोर्ट का जो पावर होता है अंडर आर्टिकल 226, आपको पता होगा, दिस इज आर्टिकल 32 जो होता है सुप्रीम कोर्ट का होता है, और आर्टिकल 226 परटेन्स टू हाई कोर्ट। ये क्या होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स हमारा वायलेट हो रहा होता है तो हम आर्टिकल 32 के अंडर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और आर्टिकल 226 के अंडर जा सकते हैं हम हाई कोर्ट के पास। तो हाई कोर्ट का जो पावर होता है वो ज्यादा जो होता है वाइडर होता है।
सरप्राइजिंगली हाई कोर्ट का पावर जो होता है वाइडर होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से वाइडर होता है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आ चुका है, ठीक है। कैसे वाइडर होता है कि अंडर 226 रिट कैन बी इशूड not only in cases of violation of fundamental rights but also for any other purpose। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि रिट आप मतलब सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन आर्टिकल 226 क्या कहता है कि अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स वायलेशन किसी और चीज के लिए भी रिट्स इशू कर सकती है हाईकोर्ट, ठीक है। तो सरप्राइजिंगली बट इंटरेस्टिंगली आर्टिकल 226 हैज गॉट वाइडर पावर्स, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी एक आपकी एक न्यूज थी ट्विटर के बारे में कि अब ये क्यों न्यूज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज प्योरली फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि राइट टू फ्री स्पीच, बहुत सारा इस पे जो है बहुत मटेरियल आया हुआ है अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। तो क्या होता है कि अंडर राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है कि एवरीबडी हैज द राइट टू स्पीक आउट हिज माइंड, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, अब आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया है, तो रादर देन सड़क पे बोलने के बजाय वो ट्विटर्स पे बोलते हैं, पोस्ट डाल देते हैं, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ट्विटर टू रिमूव ओवर 50 पोस्ट फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। The majority of these tweets were critical of the center's handling of the pandemic as India grapples with number of cases। मतलब कई लोगों ने ये बोल दिया कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से काम नहीं किया अपना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी कमी हो गई, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हो गई, बेड्स हो गए, और दूसरी तरफ कि भाई कुंभ मेला अच्छे से चला जा रहा है, ठीक है। इस समय पैंडेमिक है तो कुंभ मेला को बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो भी चला जा रहा है, तो मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही बेसिकली, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई सेडिशन वाली बात नहीं कही है उन्होंने, जस्ट दे हैव बीन क्रिटिकल ऑफ द सेंटर विच इज वेल विद इन देयर राइट्स। लेकिन आप देखिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड ट्विटर टू रिमूव दोस 50 पोस्ट एंड ट्विटर हैज रिमूव्ड, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली इट इज कर्बिंग ऑफ राइट टू फ्री स्पीच। तो अगर आपके मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि डिस्कस द गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज कर्ब्ड राइट टू फ्री स्पीच, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है, आर्ग्यू, ऐसा कोई क्वेश्चन बन करके आ सकता है। उस केस में क्या होगा कि आप इसको ट्विटर वाले एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं कि यस इट इज हैपनिंग इन इंडिया। दूसरा आप एग्जाम्पल कौन सा कोट कर सकते हैं, आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जर्नलिज्म का एक रेटिंग दी थी मैंने आपको, ठीक है, कोई इंडेक्स था जर्नलिज्म का जिसमें इंडिया को रेट किया गया था 142, ठीक है। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि जर्नलिस्ट को ये अलाउड नहीं है कुछ भी बोलना, इंडिया हैज गॉट रैंकिंग ऑफ 142 आउट ऑफ 180, ठीक है। प्लीज यू चेक दिस फिगर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट इट इज अराउंड दिस 142 आउट ऑफ 180। तो इन इंडिया वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी बट एक्चुअली इट इज नॉट सो, इट इज नॉट सो, ठीक है। अब ये तो मेरे लेक्चर की बात हो गई। फिर से एक एक्सरसाइज आपको करनी है, जो एक्सरसाइजेस मैंने ड्यूरिंग आपको बोला था, जो लेक्चर के दौरान बोला था, उसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। अब इफेक्ट्स में आप इकोनॉमिक, जियोग्राफिक, ये सब इफेक्ट्स को करेंगे, एंड रेमेडीज, एंड व्हाट आर द रेमेडीज, ठीक है। In the next lecture, I will again take up these two things, but please, I request you all, please go through this and try to find out the answer yourself. It is very, very much required. ठीक है? And thank you so much for listening to me patiently. We'll meet soon.